Hello students, in this video we are going to start off with a new topic, that is electrochemistry. Now electrochemistry is one of the biggest topics and one of the most difficult topics of entire chemistry. See, there are two reasons for it. ये वैसा टॉपिक है जहाँ पे न्यूमरिकल्स भी आता है, अलग अलग टाइप के न्यूमरिकल्स होता है, एंड एट द सेम टाइम देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, आपको लर्न करनी है. सो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है ना, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सारे टाइप के ऐसे आपके माइंड के एप्लीकेशंस ये मांगेगा, क्योंकि आपको चीजें कुछ एनालिटिकल होंगी, कुछ चीजें फैक्चुअल होंगी, एंड आपको सारी चीजें समझनी है, आपको सारी चीजें याद रखनी है. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट ऑफ विथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, इट्स अ ह्यूज टॉपिक, बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर. सो इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट दिस टॉपिक. ओके, so today we'll start off first with the introduction of electrochemistry. So what do you understand by introduction? So अगर जो आप electrochemistry देखोगे तो it is basically combination of two things, electricity plus chemistry. Correct? So ये पूरे चैप्टर में हम इन दोनों चीजों को हर टाइम मिक्स करेंगे. ओके, सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज. आइदर आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट कर सकते हो, या फिर आप केमिकल रिएक्शंस को यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो. तो एक टाइप के सेल्स होंगे जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, एंड दूसरे टाइप के सेल्स वो होते हैं जहां पे केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, नाउ बिफोर वी गो ऑन टू दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, there are some things that you need to understand. हम लोग बेसिक्स ही कवर करने वाले इस चैप्टर के अंदर. ओके, सो सबसे पहले कंडक्टर्स. नाउ कंडक्टर्स जो होते हैं, कंडक्टर्स आर बेसिकली दोज मटेरियल्स, ओके, विच अलाउ फ्लो ऑफ चार्जेस, जिनके थ्रू चार्जेस कैन फ्लो ऑफ चार्जेस आर पॉसिबल. ठीक है. सो कंडक्टर्स आर basically those materials, those substances which allow the flow of charges. अब flow of charges जो होता है, इसी flow of charges को कहा जाता है electric current. So basically conductors are defined as substances which allow electric current to pass through it. ठीक है. अब ये जो कंडक्टर्स होते हैं, ये कंडक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वन इज योर मेटालिक कंडक्टर्स एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव कॉपर वायर. ओके, कॉपर वायर के दो एंड्स पे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो. अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, कॉपर वायर के अंदर फ्री चार्जेस जो होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर योर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट मूविंग, ये एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर यू डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट यू हैव आर फ्री आयंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप NaCl को मेल्ट करो. ओके, आप अगर जो NaCl को मेल्ट करोगे, इफ यू मेल्ट NaCl, ओके, तो NaCl को मेल्ट करने पे सो इट विल फॉर्म Na प्लस एंड Cl माइनस. ओके, अब मान लो कि इस NaCl सोल्यूशन के अंदर आप इस तरह से इलेक्ट्रोड्स रख दो. ओके, एंड यू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस. मान लो यहां पे यू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए मान लो आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो. नाउ व्हेन यू कनेक्ट दिस विद अ बैटरी, तो क्या होगा? देयर आर पॉजिटिव आयंस एंड देयर आर ऑल्सो नेगेटिव आयंस. अब ये जो इलेक्ट्रोड है, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. So this will have positive charge. This electrode is connected to negative terminal of the battery, so this will have negative charge. तो क्या होगा अभी यहाँ पे
कि ये जो पॉजिटिव आयंस होंगे ये यहाँ पे चले जाएंगे, नेगेटिव आयंस यहाँ पे आ जाएंगे. सो यू कैन सी दैट दीज आर चार्ज पार्टिकल्स एंड दीज चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग. तो ये जो आपका सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के थ्रू ये चार्जेस जो है, दीज चार्जेस आर मूविंग. सो इस टाइप का ये जो कंडक्टर होता है, इट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. ठीक है. सो दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. ओके. एंड दीज आर कॉल्ड एज मेटालिक कंडक्टर. मेटालिक कंडक्टर के अंदर कंडक्शन जो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होती है. एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर जो कंडक्शन होता है, दैट कंडक्शन हैपेंस ड्यू टू फ्री आयंस. ओके. नाउ ऑब्वियसली जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जितने ज्यादा आयंस होंगे, कंडक्टिविटी जो होगी वो उतनी ज्यादा होगी. ओके. नाउ यहां पे हमें ये पता है कि ये जो मान लो ये आपका कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर इज मेड अप ऑफ ऑल्सो कॉपर आयंस, राइट. इलेक्ट्रॉन्स तो दे आर फ्री टू मूव, बट ये जो कॉपर आयंस है, दीज कॉपर आयंस आर फिक्स्ड. अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इन कॉपर आयंस के साथ कोलाइड करते हैं. ओके. सो आई कैन से दैट इन द केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, resistance is due to copper ions or metal ions which are fixed metal ions. Okay. Now यहां पे resistance कहां से आएगा? See, resistance is basically flow of charges को जो चीज अपोज करती है उसको कहा जाता है resistance. रेजिस्टेंस जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करता है. ना एक तो ये है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्जेस की टेंडेंसी वो होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की. तो ये अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सो बिकॉज दीज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये आराम से मूव नहीं कर पाएंगे ना. सो आई कैन से इन दिस केस रेजिस्टेंस is due to first factor, force of attraction between opposite ions, and second factor is basically viscosity. ये लिक्विड जितना ज्यादा विस्कस होगा, ये आपका सॉल्वेंट जितना ज्यादा विस्कस होगा, उतने ये आयंस आराम से मूव नहीं कर पाएंगे. So the second reason is viscosity. So these are the two reasons due to which इस solution के अंदर resistance create होता है. Okay. Now हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि metallic conductors के अंदर resistance जो होता है, resistance is directly proportional to temperature. आप temperature जितना increase करोगे, यहाँ पे resistance जो है वो उतना increase होता जाएगा. इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स ऐसा नहीं होता. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इन आयंस की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. आयंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, दे विल मूव फास्टर, तो कंडक्शन बढ़ जाएगा. मोरेवर हमें पता है कि आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, सॉल्वेंट के कुछ बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, जिसके वजह से विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी. विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो आपका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके. इन द केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. In the case of electrolytic conductors, resistance is inversely proportional to temperature. Is this fine? Okay, fine. Now, अब हम लोग और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करते हैं. what are electrolytes? Okay. So now, when we talk of a solution, आप जब solution की बात करते हो तो solution के अंदर हमेशा दो चीजें होती है. एक होता है सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, एंड दूसरा होता है सल्यूट विच इज प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी. ओके. हम लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ पे सल्यूट
is dissolving in solvent. सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व हो रहा है. ओके, नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. डिसॉल्व होने के बाद सल्यूट जो होता है, आइदर इट कैन ब्रेक अप इनटू आयंस, or it cannot break up into ions. So say for example, if I have to give you an example, तो जैसे NaCl है, आप NaCl को पानी में डालो, जब आप NaCl को डिसॉल्व करोगे, NaCl breaks up to produce Na plus and Cl minus. So it can, NaCl breaks up to produce ions. So example is NaCl, HCl. ये सारे जब पानी में डिसॉल्व होते हैं, they break up to produce ions. Okay, तो ऐसा सल्यूट विच कैन ब्रेक अप इनटू आयंस, ऐसे सल्यूट को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट. ओके, एंड ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, शुगर हो गया, व्हेन इट डिसॉल्व्स it does not break up into ions. Okay, so example glucose, that is C6H12O6, urea which is NH2CONH2, they do not break up into ions. तो इनको कहा जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. सो दीज आर कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, नाउ कंडक्शन के लिए आपको चाहिए आयंस, एंड आयंस बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स ही आयंस बनाते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स कैन ब्रेक अप इनटू आयंस, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट ब्रेक अप इनटू आयंस. तो इस चैप्टर के अंदर वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, सो इसलिए हम लोग नाम ही ये देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स ही आयंस बना सकते हैं. सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिफाइंड एज द सब्सटेंसेस विच कैन ब्रेक अप इनटू आयंस व्हेन यू डिसॉल्व देम इन अ सॉल्वेंट, जब आप उनको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो. अब इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. Okay, one are strong electrolytes which dissociate almost completely, and then you have non-electrolytes या weak electrolytes. non-electrolytes तो अलग होते हैं, जो आयंस बनाते ही नहीं है. weak electrolytes which dissociate partially. हम लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही हमने पढ़ा था, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में इक्विलिब्रियम पॉसिबल होता है. सो विच डिसोसिएट पार्शियली. सो एग्जांपल इज एसिटिक एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल वुड बी HCl, वाटर नहीं, सॉरी, NaCl, H2O नहीं यार, NaOH. So when you dissolve them in water, they will dissociate into ions. These do not dissociate into ions. Okay, fine. अच्छा, अब ना कंडक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, ये और एक फैक्टर पे डिपेंड करती है. ओके, द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, the conductivity of the electrolytic solution depends on two factors, majorly two factors. Okay, या बट हाँ, टू फैक्टर्स देखते हैं. सो फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? द साइज ऑफ आयंस. ओके, इसको हम लोग कहेंगे मोबिलिटी.
मोबिलिटी मतलब वो आयन आपका कितना फटाफट मूव कर सकता है. सी व्हेन वी टॉक ऑफ कंडक्टिविटी वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट करंट. ओके, कि उस सोल्यूशन से कितना करंट पास हो रहा है. एंड व्हेन यू टॉक ऑफ करंट, करंट इज नथिंग बट, हाउ डू यू डिफाइन करंट एज? चार्ज अपॉन टाइम. सो इससे फर्क बस नहीं पड़ता कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, व्हाट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है. अब जैसे आप खुद ही इमेजिन करो, छोटा आयन है, साइज छोटी है, तो फटाफट मूव करेगा. फटाफट मूव करेगा तो आपको टाइम कम लगेगा ना. टाइम कम लगेगा तो अपने आप से आपका करंट ज्यादा होगा. सो आई कैन से दैट कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द मोबिलिटी ऑफ द आयंस. दैट इज, if mobility or speed is more, then conductivity would be higher. Conductivity is more. It's more. I'll say H plus has maximum conductivity. ठीक है. द सेकेंड फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो नंबर ऑफ आयंस. एक तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने फटाफट आयंस मूव कर सकता है, दैट इज मोबिलिटी फैक्टर. कंडक्टिविटी उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने आयंस आपके पास है. जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना बेटर होगा. सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं दे बहुत ज्यादा डिसोसिएट होता है ना, एंड बहुत ज्यादा डिसोसिएट होता है तो दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आयंस. And because if they produce more number of ions, conductivity is also more. Okay, so यहाँ पे conductivity is more. अच्छा, द थर्ड फैक्टर दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज कि सॉल्वेंट कितना आराम से कंपाउंड को डिसोसिएट कर पा रहा है. अब मान लो सॉल्वेंट अगर जो कंपाउंड को डिसोसिएट ही नहीं कर पा रहा है तो आयंस भी आपके कम होंगे. बट कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जो आराम से कंपाउंड को डिसोसिएट कर जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर. आप NaCl को वाटर में डालो तो तुरंत वो डिसोसिएट हो जाता है, तुरंत वो आयंस में ब्रेक हो जाता है. तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि नंबर ऑफ आयंस विल बी मोर, एंड इफ नंबर ऑफ आयंस आर मोर योर कंडक्टिविटी वुड बी मोर. सो द थर्ड फैक्टर दैट आई राइट ओवर हियर इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट. Okay, a solvent with higher dielectric constant means more polarizing, will easily dissociate ions, solute into ions. ठीक है. सो द थर्ड फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट इज बेसिकली द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. ओके, सो तीन फैक्टर्स अभी तक हम लोगों ने देखे हुए. साइज ऑफ द आयंस, जितने छोटे आयंस होंगे उतने ज्यादा मोबाइल होंगे, एंड जितने ज्यादा मोबाइल होंगे उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी. अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो दे विल प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आयंस, एंड इफ दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आयंस ऑब्वियसली कंडक्टिविटी वुड बी मोर. थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा वो उतना आराम से सल्यूट को पोलराइज कर देगा. मतलब अगर जो ये आपका सल्यूट है तो आराम से ब्रेक हो जाएगा सल्यूट, एंड आयंस विल प्रोड्यूस इजीली, तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी वुड इंक्रीज. द फोर्थ फैक्टर is which is also important is temperature. हमें पता है कि as temperature increases
conductivity also increases. And क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो जाती है. एंड द लास्ट फैक्टर इज विस्कोसिटी. अच्छा, विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना फ्लो कम होगा. मतलब विस्कस वुड मीन जो आराम से फ्लो नहीं करता. जैसे हनी है, वो आराम से फ्लो नहीं करता ना, तो चार्जेस को भी आराम से फ्लो होने नहीं देगा. सो हाई विस्कोसिटी reduces conductivity. So these are the factors that are important that determine the conductivity of a given solution. किसी भी solution की conductivity जो है वो इन factors पे depend करती है. अब हम लोग क्या करेंगे? Now what we are going to do is we are going to find out some mathematical relations. Okay, कुछ mathematical relations हम लोग देखेंगे. Okay, how to measure conductivity, what is conductance. Okay, fine. Okay. Okay, आपको ये पता है रेजिस्टेंस जो होता है is equal to rho L by, this is your resistance. Okay, now when we talk of conductance के लिए हम लोग G ये वेरिएबल यूज करते हैं एंड दिस इज 1 बाय रेजिस्टेंस R. नाउ इफ यू हैव अ वायर, ओके, तो इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सिंपल है. व्हेन आई से A, तो A इज नथिंग बट दिस क्रॉस सेक्शन एरिया. ये आपका A हो जाएगा. L is basically the length of the material and rho is the resistivity. Okay. Now solutions के केस में तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना. Solution solid थोड़ी ना होता है, वो तो liquid होता है. तो liquid के केस में how would you find out the resistance of the solution? वहां पे length का meaning क्या होता है, area का meaning क्या होता है. तो ये समझने के लिए let's consider a simple vessel, a beaker. इसको कहा जाता है electrolytic vessel. Okay. Now electrolytic vessel के अंदर there are two electrodes. Electrodes are nothing but two plates. ठीक है. And these two plates are separated from each other. Let's say इन दो plates के बीच का ये जो distance है, ये distance is D. Okay. Now इसके अंदर आप फिर अब ये solution से भर दो. ठीक है, फाइन. नाउ if you want to know कि how do you find out the resistance of this solution, it is very very simple. आपका फॉर्मूला सेम होता है. रेजिस्टेंस is equal to rho L by A. Now when I say L, इस केस में L will be this D, distance between two plates. So L is basically distance between two plates, between two electrodes, that is small d. And A is the area of the electrode plate. ये जो electrode plate है, इस plate का area. So A is the area. आप टोटल एरिया नहीं निकालोगे, ऐसे नहीं करोगे A plus A is 2A. that is wrong. A is nothing but just the cross section area. So आप ये मान के चलो कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट इतने सेक्शन के अंदर है. बस ये इतने सेक्शन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है. तो दिस बिकम्स द डिस्टेंस D and cross section area A is this. Okay, this is area of the plates, electrode plates. ठीक है. Okay, now so now you know how to find out the resistance. Now the thing is rho. Okay, rho is basically resistivity.
ना नॉर्मली जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आप रेसिस्टिविटी की बात नहीं करते, हम लोग वी टॉक अबाउट कंडक्टिविटी। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग अब कंडक्टेंस के टर्म्स में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हाउ वुड यू राइट डाउन दिस इन द टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस? हमें पता है G इज इक्वल टू 1/R, सो G इज इक्वल टू 1/R। 1/R ये रेजिस्टेंस है R, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा A/ρ into L। now यहाँ पे ये जो 1/ρ आ रहा है, दिस इज नथिंग बट 1/ρ, सो दिस 1/ρ इज रिटन एज K, स्मॉल k। इसको कहा जाता है कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मैं हर बार कंडक्टिविटी यही वर्ड यूज करूंगा, ओके। सो इसको आप लोग अब ऐसे लिख सकते हो, G बिकम्स इक्वल टू 1/ρ इज K इंटू A/L। कंडक्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ ही है। वी हैव लुक्ड एट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द कंडक्टिविटी, ओके। Please remember this, conductivity does not depend upon the distance d or it does not depend upon the area. So conductivity K does not depend on the construction of the cell. आपका सेल किस तरह से कंस्ट्रक्टेड है उस पर ये कंडक्टिविटी डिपेंड ही नहीं करती ऑफ द सेल, ओके। कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस डिपेंड करता है कि हाउ द सेल इज कंस्ट्रक्टेड, ओके, क्योंकि G की वैल्यू A और L पे भी डिपेंड करती है, बट K की वैल्यू A और L पे डिपेंड नहीं करती, ओके। अब लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द यूनिट्स। G इज 1/R, तो यूनिट्स ऑफ G इज सेम एज 1/R, सो दैट इज 1/ओम, दैट इज ओम इनवर्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ओम रेज टू -1, और इसको मो भी लिखा जाता है MHO, ओके। सो यूनिट्स ऑफ G दैट इज कंडक्टेंस इज मो और सीमेन। इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज व्हाट वी यूज, क्योंकि ओम ज्यादा कॉमन है ना, ओके। अब हम लोग कंडक्टिविटी के यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ K। GL/A, G के यूनिट्स होते हैं 1/ओम। अच्छा, लेंथ एंड एरिया, नॉर्मली जो आपके ये वेसल्स होते हैं, कंडक्टिविटी वेसल्स या कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल्स, दे आर स्मॉल इन साइज। So because they are small in size, meter will be a very very large unit to measure the length. Usually we use centimeters. तो आपकी जो लेंथ होगी that will be in terms of centimeters. एरिया जो होगा that will be in terms of centimeter square. ये कट हो जाएगा, this is 1/ohm into centimeter, that is ohm raised to -1, centimeter raised to -1. These are the units of K, okay. ओके फाइन। सो आपको यूनिट्स ऑफ G पता चल गए, आपको यूनिट्स ऑफ K पता चल गए, ओके। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर नाउ, थोड़ा और आगे जाता है, ओके। लेट्स से ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है, लेट्स से इट इज 1 सेंटीमीटर, एंड एरिया लेट्स से इट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो उस केस में क्या होगा, इफ D is 1 centimeter and area is 1 centimeter square, then the volume of the solution will be distance into area ना, वॉल्यूम जो होगा आपका इट इज जस्ट डिस्टेंस D इंटू एरिया। सो D इंटू एरिया कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब हम लोग ये वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं। सो K बिकम्स इक्वल टू G
into length is 1, area is 1. So K becomes equal to G. Okay. So now I can say this. How can I define K? So I can define conductivity. Conductivity is the conductance of solution whose volume is 1 centimeter cube. Okay. The conductivity is basically defined as conductance of a solution whose volume is 1 centimeter cube. So आप कोई भी 1 centimeter cube का solution लो such that the distance between the two plates is 1 centimeter and the area of the plate is 1 centimeter square. तो उस केस में जो भी उस solution का conductance होगा, that conductance would be equal to conductivity. So conductivity is the conductance of a solution whose volume is 1 centimeter cube. Okay. उसी तरह से there is something called as molar conductivity. Now what is molar conductivity? It is basically a conductivity of a solution. नहीं, it is conductivity नहीं, conductivity तो अलग term होता है. It is the conductance of a solution in which 1 mole of electrolyte is dissolved. Right, is dissolved. इसमें जरूरी नहीं कि आपका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 लीटर ही होना चाहिए. मोलार कंडक्टिविटी डिफाइन ही ऐसे की जाती है कि कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड. सो बेसिकली मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए आपको हमेशा सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करना है. बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, इसको आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है, इट इज बेसिकली कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन हुज वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है? सो मोलार कंडक्टिविटी के लिए आप ये सिंबल यूज करोगे. सो योर मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K into 1000 upon molarity M. This is the relationship where M is molarity. And ये molarity जो है, it is given to you in terms of moles per liter. And ये जो है, it is given to you in terms of ohm raised to -1, centimeter raised to -1. ठीक है, यहां पे हम लोग स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू दिस.